हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विजन आईएएस पीटी 365 इंडियन पॉलिटी मैगजीन की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करूंगा, जो आपको किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, केशवानंद भारती की मृत्यु से चर्चा में रहे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कुल कितने न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई किया था। देखिए, हाल ही में केशवानंद भारती की मृत्यु हुई है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया था और एक संविधान में एक नए कंसेप्ट की नींव डाली थी, और वह कंसेप्ट है हमारा मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। तो इसमें कुल कितने न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कुल 13 न्यायाधीशों की पीठ ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में मूलभूत ढांचे की अवधारणा की नींव रखी थी। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने पंचायती राज संस्थानों में राइट टू रिकॉल को लागू किया है। हाल ही में एक ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थानों में राइट टू रिकॉल को लागू किया और अपनी जनता को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान किया है। तो इसका विकल्प है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा हाल ही में एक ऐसा राज्य बना जिसने, जहां की विधानसभा ने पंचायती राज संस्थानों में प्रतिनिधियों को राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया। अब जनता वहां के प्रतिनिधियों को बीच समय में ही, यानी कि कार्यकाल के मध्य में ही उसे वापस बुला सकती है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला अदालतें कितनी राशि तक के मामले की सुनवाई करती है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इससे पूर्व 1986 में लाया गया था, लेकिन 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद जो जिला अदालतें हैं, राज्य की अदालतें हैं और केंद्र की जो अदालत है, उसमें जो लिमिटेशंस थी अपील की, उसे बढ़ा दिया गया। पर अब क्या है कि जिला अदालत में जो सुनवाई होगी वह 1 करोड़ तक के मामले को देखेगी। पहले क्या था कि जिला अदालत 20 लाख तक के मामले पर ही सुनवाई करती थी, लेकिन अगर उपभोक्ता का किसी भी प्रकार का जो मामला है वह 1 करोड़ का है, तो भी अब जिला अदालत इस पर सुनवाई करेगी, यानी कि मैक्सिमम जो राशि सुनवाई की है वह जिला अदालत की 1 करोड़ है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए। पूर्व में यह 20 लाख की राशि थी। चौथा प्रश्न है, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए चुनावी व्यय की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने एक सिफारिश की कि हमें विधानसभा, यानी विधानसभा और लोकसभा के दौरान हमें जो प्रतिनिधि जो मतदान में खड़े होते हैं चुनाव के दौरान, उनकी जो चुनावी व्यय की सीमा है उसे 10% बढ़ोतरी की इसने प्रस्ताव रखा है और कानून मंत्रालय को भेजा है। तो विधानसभा में जो पहले राशि प्रतिनिधि की खर्च करने की जो व्यय सीमा थी वह 28 लाख थी, तो अब इसे 10% बढ़ाया गया, यानी कि 2.8 लाख इसमें ऐड हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 30.8 लाख। यह तो विधानसभा के दौरान है। अगर लोकसभा की चर्चा की जाए तो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशियों के खर्च करने की जो सीमा थी चुनाव के दौरान वह 70 लाख थी। अब इसमें 10% को ऐड करिए तो आपका 7 लाख ऐड होगा, यानी कि 77 लाख है आपका लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की चुनावी व्यय की सीमा, और विधानसभा के दौरान 30.8 लाख है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला 5 नंबर प्रश्न है, ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन बना। हाल ही में आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान कई सारे कार्य हम व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाए, हमें इलेक्ट्रॉनिक का सहारा लेना पड़ा। तो इसी के दौरान ई लोक अदालत की नींव रखी गई, और ई लोक अदालत की नींव रखने वाला जो पहला राज्य बना वह आपका छत्तीसगढ़ है, यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 6 नंबर प्रश्न है, एमपी लैड फंड के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितने रुपये आवंटित किए जाते हैं। पहले मैं एमपी लैड फंड के बारे में जानकारी दे दूं। एमपी लैड फंड का अगर इसका पूरा नाम देखा जाए MPLAD, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एल से लोकल एंड
डेवलपमेंट फंड, ठीक है। MPLAD का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एंड डेवलपमेंट फंड। तो MPLAD जो फंड है इसके तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितने रुपये आवंटित किए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष प्रत्येक सांसद को खर्च करने के लिए जो राशि आवंटित किए जाते हैं वह है 5 करोड़ रुपया, यह MPLAD फंड के अंतर्गत। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 5 करोड़। अगला है संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संसदीय विशेषाधिकार जो कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके तहत जो सांसदों को जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया है उसमें कहा गया है कि अगर सदन का सत्र चल रहा हो तो न तो उससे 40 दिन पूर्व नहीं उसके 40 दिन बाद तक किसी प्रकार के सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो अब देखिए संसदीय सांसदों को किस प्रकार से विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है और यह विशेषाधिकार जो प्रदान किया गया है वह भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 के तहत प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 105। अगर इन सारे विकल्प की यहाँ पर मैं चर्चा कर लूँ तो 108 जो है वह लोकसभा और राज्यसभा सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। 110 जो है वह धन विधेयक से संबंधित है और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि जिसे बजट कहा जाता है इससे संबंधित है। तो संसदीय विशेषाधिकार का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 105। अगला प्रश्न है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ADP। तो इसकी देखिए जो ADP कार्यक्रम शुरुआत करने का जो लक्ष्य था हमारे देश के अंतर्गत जो भी एक सामाजिक रूप से जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है उससे चिन्हित कर वहाँ डेवलपमेंट पर फोकस करना यह केंद्र सरकार की प्रायोरिटी थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। इसीलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और इसके तहत चिन्हित किया गया कि आखिर कौन से ऐसे जिले, किस राज्य के कौन से ऐसे जिले हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और वहां पर विशेष रूप से वहां पर डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। तो इस अभियान की जो शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा वह वर्ष 2018 में की गई थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वर्ष 2018। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 68, आर्टिकल 72, आर्टिकल 25, आर्टिकल 161, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यूज में रहा है क्योंकि राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनकी क्षमादान की शक्ति से संबंधित कुछ प्रस्ताव आया था, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल की दोनों की क्षमादान की शक्ति की मैं यहाँ संक्षेप में चर्चा कर देता हूँ। जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में इसका उल्लेख किया गया है और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वह भारतीय संविधान का आर्टिकल 161 में इसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 72, यानी 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 10 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल अदर बैकवर्ड कमीशन का गठन किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पर मैं सभी चारों संशोधन की यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में चर्चा कर देता हूँ जो विकल्प में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के अनुसार जो सबसे बड़ा कार्य किया गया है वह GST का क्रियान्वयन किया गया और GST को लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा नेशनल अदर बैकवर्ड कमीशन का गठन। 103वां संविधान संशोधन के तहत इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस को जो 10% आरक्षण दिया गया है उसकी चर्चा है जिसे कहा जाता है EWS, ठीक है, बीकर सेक्शन की, बैकवर्ड क्लास नहीं बीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन अभी आंग्ल इंडियन समुदाय की जो लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधि हैं उनको हटाने की, यानी कि इससे जो कॉलम है आर्टिकल 330, 332 इसे निष्प्रभावी करने की चर्चा की गई है। साथ ही साथ भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन में एक और बात कही गई है कि SC ST का जो आरक्षण है उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब ऑप्शन में से क्या हो गया? हमने चारों विकल्प को डिस्कस कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन, यानी कि 10 का आंसर बी। अब आते हैं 11वां नंबर प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने
अपने संपूर्ण भू क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव को पारित किया है। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके तहत 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रबंधन की चर्चा की गई है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। यह 6ठी अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। इन चारों राज्यों का प्रशासन यहाँ पर वर्णन है। तो अब कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है जो स्वयं को 6ठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव को पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये जो 4 राज्य इसमें शामिल हैं ही, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित की है, डिमांड की है कि हमें भी भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और उसके अनुसार जो भी प्रावधान है, जो भी वरीयताएं दी जानी चाहिए उसे दिया जाए। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका गठन किस संशोधन के तहत किया गया, जिसका वर्णन मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। कौन सा संविधान संशोधन है? 102वां संविधान संशोधन। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत यहाँ आर्टिकल पूछा गया है, तो आर्टिकल होगा आपका 340 आर्टिकल। देखिए 338 जो है वह नेशनल एससी कमीशन, अनुसूचित जाति की चर्चा करता है, अनुसूचित जाति आयोग की। आर्टिकल 338 का है वह अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 340 है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करता है। यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। 13 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979, 1980, 1985, 1989, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मंडल कमीशन का, मंडल आयोग का जो गठन किया गया था 1979 ईस्वी में किया गया था, और इसने अपनी सिफारिशें जो सौंपी थी वह 1980 में सौंपी थी। तो मंडल आयोग का यहाँ गठन पूछा गया है, तो आपका आंसर ए देना होगा, यानी कि 1979। संसद की बैठक का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? देखिए संसद का सत्र मेनली 11 बजे से प्रारंभ होता है, तो 11 से 12 का यानी कि प्रथम फर्स्ट आवर का जो फर्स्ट आवर जो होता है उसे हम लोग शून्य काल के रूप में, ये प्रश्न काल के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। 11 से 12 का जो समय होगा वह प्रश्न काल होगा। 12 से 1 का जो समय होगा, जो मैं अभी बता रहा था, वह होगा शून्य काल। इसके बाद हमारी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होगी, लंच होगी, और लंच के बाद इस पर विधेयक पर डिस्कशन किया जाएगा। तो संसद की बैठक का जो फर्स्ट आवर होता है वह 11 से 12 प्रश्न काल के रूप में जाना जाता है, और प्रश्न काल के बाद ठीक बाद का जो समय होता है वह शून्य काल के रूप में जाना जाता है। हालांकि प्रत्येक दिन, प्रत्येक सत्र में शून्य काल हो वह कोई अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संसद की बैठक का प्रथम घंटा फर्स्ट आवर क्या कहलाता है? तो ए, यानी कि प्रश्न काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में, आगे मैं इसकी संरचना की जानकारी दे दूं तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। वर्तमान समय में कुल 245 सदस्य हैं। अगर 250 सदस्य होंगे तो 238 सदस्य जो होंगे वे निर्वाचित किए जाएंगे, और 12 सदस्य जो होंगे वह माननीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब यहाँ पर अभी चूंकि वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं तो 12 सदस्य तो मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन 233 सदस्य अभी पर निर्वाचित हो रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12, और ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, यानी कि कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 22, 25, 28 और 30, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 30 ईयर है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा आपका 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्य बनने की भी न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद इन दोनों का 30 वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। अगला प्रश्न है,
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहले यह मैं बता दूं कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था वह सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था और इसका गठन 1990 में किया गया था। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसा परिषद है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसा परिषद, एक ऐसी काउंसिल है जहाँ पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझा लिया जाता है। तो 1990 में ही इसका गठन क्यों किया गया, इसके पीछे जो है वह बहुत बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। 1990 का दशक आप उठाकर देख लीजिए पूरा इतिहास को। 1990 के दशक का जो हमारा पॉलिटिकल स्थिति रहा है, सिनेरियो रहा है, वह किस प्रकार का था? तो इस समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर विद्यमान था, सरकारें आ रही थी, जा रही थी, नई नई सरकारें गठित हो रही थी। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के मध्य, और कई बार ऐसा भी समय हो रहा था कि केंद्र में अलग दल की सरकार बन रही थी, राज्यों में अलग दल की सरकार बन रही थी। इसके कारण विभिन्न राज्यों और केंद्र राज्यों के मध्य विवाद निरंतर बढ़ रहे थे। अतः उसी समय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया ताकि इन सभी विवादों को सॉर्ट आउट किया जा सके। और इसका गठन का जो सिफारिश किया गया था वह सरकारी आयोग के द्वारा किया गया था। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 18 नंबर प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? अभी हमने बताया कि सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 19 नंबर प्रश्न, 5 स्टार गांव योजना का शुभारंभ किस विभाग के द्वारा किया गया है? पर्यटन विभाग, डाक विभाग, संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। 5 स्टार गांव योजना बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। किस विभाग से संबंधित है 5 स्टार गांव योजना? तो देखिए, 5 स्टार गांव योजना जो है वह डाक विभाग से संबंधित है। इसके तहत कई सारे स्कीम शामिल हैं, जैसे कि बचत बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि, ऐसे 5 से 6 स्कीम इसमें शामिल हैं। और 5 स्टार इसीलिए इसे नाम दिया गया है कि 5 इसमें स्कीम शामिल हैं और यह डाक विभाग से संचालित सारे स्कीम शामिल हैं। जैसे PM सुरक्षा बीमा योजना भी इसमें शामिल है। PM सुरक्षा बीमा योजना, कुल 5 स्कीम शामिल है। आप 5 का नाम याद रखिए, वहाँ विकल्प के रूप में दे देगा कि कौन इसमें शामिल नहीं है। तो मैं यहाँ एक और संक्षेप में बता देता हूँ। बचत बीमा योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, PM सुरक्षा बीमा योजना भी हमने डिस्कस कर लिया है और PM ज्योति बीमा योजना भी इसके अंतर्गत है और एक PPF खाते भी इसमें शामिल है, PPF खाता। तो यह है 19 का आंसर, डाक विभाग। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, विधि आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो जो विधि आयोग का जो गठन किया जाता है वह प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगर वर्तमान समय की चर्चा की जाए तो वर्तमान समय में कुल 22वां विधि आयोग का गठन किया गया है और विधि आयोग की जो सिफारिश होती है वह सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर बी। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर की गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी राजमन्नार समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है वह संथानम समिति की रिपोर्ट पर किया गया है 1964 ईस्वी में और इसे 2003 ईस्वी में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। किसे? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो किसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होंगे वह अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक पद ग्रहण कर सकते हैं या फिर 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वह अपने पद पर त्याग कर देंगे। अगर 3 वर्ष की, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 62 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य मनोनीत हो जाते हैं तो वे 3 वर्ष तक रहेंगे, यानी कि 65 वर्ष की उम्र तक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 69 ईयर में यह मनोनीत होते हैं तो वह 1 साल ही रह पाएंगे, उनकी एज 70 होगी, वैसे ही वह समाप्त हो जाएगी उनका कार्यकाल। तो इस तरह से अधिकतम उम्र सीमा जो है वह 70 वर्ष इसकी होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया वह 1993 ईस्वी में भारतीय संविधान के भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के जरिए किया गया था। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक संस्था है, विधिक आयोग है और इसका गठन 1993 में किया गया। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने चुनावी अभियान के दौरान
व्यय की सीमा की राशि में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि चुनाव आयोग ने चुनावी अभियान के दौरान कुल 10% प्रतिनिधि जो चुनाव में व्यय करेंगे उसमें बढ़ोतरी की है। जहां पहले लोकसभा की व्यय की सीमा 70 लाख थी और 10% बढ़ा दिया, यानी कि 7 लाख बढ़ा दिया, तो अब बढ़कर 77 लाख हो गया। फिर से आपका रिपीट हो जाएगा, देख लीजिए। विधानसभा की जो व्यय की जो सीमा थी वो आपका 28 लाख थी। अब अगर इसमें इसका 10% करेंगे तो 2.8 लाख होगा, यानी कि 2,80,000, यानी कि कुल बढ़कर 30.8 लाख रुपये हो गई। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग ने 10% चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष की केंद्रीय बजट में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि चुनावी चंदे में राजनीतिक दलों को जो चंदा प्राप्त हो रही है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाएगा चुनावी बॉन्ड की अवधारणा। और इसकी अवधारणा जो आई थी 2017-18 के जो वित्तीय वर्ष की जो बजट थी उसमें केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा रखा गया था, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? इसका वर्णन भारतीय संविधान में देखेंगे तो आर्टिकल 108 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा 108 में की गई है। लेकिन अगर किस देश के संविधान से लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक गतिरोध को रिजॉल्व करने के लिए, गतिरोध की समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 27 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 27 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे वो देखिए, पहले हमारे यहाँ 28 राज्य थे, एक तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तो 28 + 1 यानी कि कुल 29 राज्य हुए। ठीक है, जम्मू कश्मीर को एक राज्य से हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, तो जो 29 राज्य थे वह एक माइनस हो गए जम्मू कश्मीर बनने से, तो हो गया कुल 28 राज्य। ठीक है, पहले संघ राज्य क्षेत्र जो थे वो कुल 7 थे और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 7 + 2 हो गए 9। लेकिन दमन और दीव और दादर नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसको मर्ज कर दिया गया, तो एक फिर यहाँ पर माइनस हो गया, चूंकि 2 को हटाकर 1 कर दिया गया तो 1 माइनस हो गया, तो बच गया 8। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 60 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाएगा वह होगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, भारत में संविधान दिवस मनाने की जो अवधारणा की नींव रखी गई वह वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में रखी गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि में, उनकी यादगार में 26 नवंबर को भारतीय संविधान लागू किया गया था और इसीलिए 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाने लगा है वर्ष 2015 के बाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी, यानी कि 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? अब पहले यह जानना है कि आखिर संविधान की 11वीं अनुसूची है क्या। तो देखिए, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसे 11वीं अनुसूची के साथ साथ 243 से लेकर 243 ओ तक यह पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची है भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। तो यहाँ पर संविधान की 11वीं अनुसूची पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आपका सी। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में किस प्रक्रिया को भारतीय संसद का नवाचार माना जाता है? यानी कि भारत संसदीय व्यवस्था का कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सी ऐसी
प्रक्रिया है जो भारतीय संसद की देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल, क्योंकि देखिए यह 1962 से भारतीय संसद में ईजाद किया गया और इसके पूर्व न तो किसी कंट्री में इसका प्रयोग किया जाता था, न ही भारत में इसका प्रयोग किया जाता था। अब शून्यकाल क्या है, अभी हमने बताया कि जो संसद का सत्र अगर चल रहा होता है तो इसका फर्स्ट आवर जो होता है वह प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है, 11 से 12 तक का समय। और प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वह शून्यकाल माना जाता है, 12 से 1 तक का समय। तो यह भारतीय संसद की परंपरा की एक पूरे विश्व को देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 32 नंबर प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में। सॉरी, यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में किया गया है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ई। अगला 33 नंबर प्रश्न, छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो छठी अनुसूची, अभी हमने बताया कि छठी अनुसूची में कुल 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्य शामिल हैं। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है और यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। ये जो 30 सदस्य शामिल होंगे इसमें कुल 26 सदस्य, 2 तरह के सदस्य होंगे। 26 सदस्य जो होंगे वह तो निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य जो होंगे वे वहाँ के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो स्वायत्त जिला परिषद में कुल 30 सदस्य होते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 34 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका में आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण को निष्प्रभावी कर दिया गया है। अभी मैं ऊपर भी डिस्कशन में बता चुका हूँ, 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपके सामने हैं। 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन और 104वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन नेशनल बैकवर्ड कमीशन से संबंधित है। नेशनल अदर बैकवर्ड कमीशन। 103वां जो संविधान संशोधन है वह इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनसे संबंधित है। और 104वां संविधान संशोधन के तहत एससी एसटी का जो आरक्षण है उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और 10 साल के बढ़ाने के साथ साथ जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो आरक्षण दिया गया था उसे भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान की जो सत्र चल रही है, वर्तमान का जो कार्यकाल होगा उस समय तक रहेंगे, लेकिन इसके बाद जब अगली बार नए कार्यकाल गठन किया जाएगा, नए लोकसभा को गठित की जाएगी, तब आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व निष्प्रभावी रहेगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 35 नंबर प्रश्न, कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो अभी जो कुल शास्त्रीय भाषा हैं वह कुल 6 हैं। अब 6 में कौन कौन है, तो 6 में मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। तमिल है जिसे 2004 में दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तमिल के बाद संस्कृत है, 2005 में दिया गया था। फिर तेलुगु भी इसमें शामिल है, 2008 ईस्वी में दिया गया था। तेलुगु के साथ कन्नड़ को भी 2008 में दिया गया था। इसके बाद मलयालम है जिसे 2013 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद उड़िया, उड़ीसा की जो भाषा उड़िया, इसे 2014 ईस्वी में दिया गया था। तो ये सारे जो 6 भाषा हैं उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 36 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में जो समिति का नाम दिया गया है उनमें कौन सा है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के वी राव, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ जो 4 एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो सभी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। अशोक मेहता जिसने 1977 ईस्वी में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी और ये दोनों 1985 और 86 में क्रमशः गठित किए गए थे। तो 36 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इनमें से कोई ऐसा विकल्प सही नहीं है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं हो। अगला 36 नंबर प्रश्न, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है। देखिए, संथाली भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जो पहले संविधान निर्माण जब हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल थे, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के जरिए अभी तक कुल 22 भाषा को इसमें शामिल कर लिया गया है। जिसमें सबसे लेटेस्ट की अगर बात किया जाए तो सबसे लेटेस्ट जो है वह 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली
और एक संथाली। तो इसका आंसर होगा कि संथाली को कब शामिल किया गया, तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए इसको शामिल किया गया था। 37 का आंसर बी। 38 नंबर प्रश्न, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए, ब्रिटिशर्स बेसिकली अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए जो इकोनॉमिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र थे वहां पर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था और इसे मुख्यतः 1873 ईस्वी में लागू किया गया था। अभी भी आप अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए आपको एक अलग वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लागू किया गया है जो 1873 ईस्वी में लागू किया गया था। यह मुख्यतः ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था और बाद में सरकार के द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि वहाँ की जनजाति, वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति को बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है। तो यह 1873 ईस्वी में आया था। 39 नंबर प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। मैंने 2-3 बार अभी तक मैं बता चुका हूँ कि संविधान की 6ठी अनुसूची में कुल 4 राज्य शामिल हैं, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। तो अब प्रश्न है कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। मणिपुर शामिल नहीं है क्योंकि इसमें 4 में मैंने यहाँ लिख दिया, और त्रिपुरा है, यह है त्रिपुरा। नागालैंड भी शामिल नहीं है, तो या फिर असम है तो असम भी शामिल है। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो अन्य सदस्य होंगे वो शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 1 से अधिक, क्योंकि त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर दोनों शामिल नहीं है। अगला 40 नंबर प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के तहत किस भाषा को नवनिर्मित जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये जो विधेयक आया है 2020 में, उसके तहत 3 मुख्य भाषा को जम्मू कश्मीर राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें से हिंदी एक शामिल है, हिंदी कश्मीरी और एक डोगरी शामिल है। इसके अलावा उर्दू और अंग्रेजी पहले से ही वहाँ पर राजभाषा के रूप में उसे प्राप्त था मान्यता। तो इसका आंसर ही होगा 1 से अधिक, क्योंकि हिंदी और कश्मीरी दोनों इसमें शामिल है। अगला 41 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के जरिए की गई थी। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के जरिए से किया गया था। और हमने बताया कि आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, तो 338 का या 338A ST आयोग से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन 2003। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी महाभियोग के प्रस्ताव पर लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो लोकसभा में अगर प्रस्ताव आता है किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए तो वह 100 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, और अगर राज्यसभा में यही प्रस्ताव आता है तो 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। तो 42 का आंसर होगा। लोकसभा पूछा जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो यह काफ़ी फेमस आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है, लेकिन बाल श्रम जो है स्पेशली आर्टिकल 24 से संबंधित है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 45 नंबर प्रश्न, आपातकालीन शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियाँ आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक वर्णित है, और यह भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णन इसका किया गया है, यानी कि 45 का आंसर होगा आपका सी। 46 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर है वह मातृ मृत्यु दर, प्रश्न को देखिए, यहाँ मातृ मृत्यु दर प्रश्न को पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय औसत मातृ मृत्यु दर कितनी है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, क्योंकि औसत मातृ मृत्यु दर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका 113। यह राष्ट्रीय औसत है 113, ठीक है। अगर बिहार की चर्चा किया जाए तो बिहार का है 149। सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो केरल का है 43 संभवतः, आप लोग कन्फर्म हो लीजिए। तो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा भारत की जो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर का मतलब हो गया कि प्रति 1 लाख जन्म लेने वाले शिशु पर मरने वाले माताओं की संख्या, मृत्यु होने वाले माताओं की संख्या। तो बिहार में जहां 1 लाख जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु जन्म लेते हैं, तो 149 माताओं की डेथ होती है, माओं की डेथ होती है। वहीं राष्ट्रीय औसत 113। सबसे बेहतर कंडीशन में आपका केरला है, जो कि 43 यहाँ पर मातृ मृत्यु दर है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यह याद रखना होगा, क्योंकि विगत कुछ वर्षों के दौरान अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया
टीएमसी को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया और इसी के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल की जो संख्या है वह बढ़कर 7 हो गई है। अब इसमें कौन कौन है ये आपको याद रखना होगा। तो कौन कौन में सबसे पहले इसमें भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है, बीएसपी शामिल है ना। इसके बाद मार्क्सिस्ट पार्टी कई सारे शामिल हैं, एआईटीएमसी अभी हमने बता दिया, मार्क्सिस्ट पार्टी जो है वह दोनों वो शामिल है। ये सारे जो पार्टी है कुल 7 मिलाकर वर्तमान समय में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल अभी शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2020 की रैंकिंग जो अभी 2022 की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें से टॉप 200 में भारत के सिर्फ 303 इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जिनमें सबसे बेहतर स्थिति में आईआईटी बॉम्बे है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 49 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। इसीलिए 24वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि अगर संसद के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना विचार देने के लिए बाध्य हैं, अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 50 नंबर प्रश्न, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम कितने सदस्य शामिल होते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको जानकारी होगी कि कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसे 91वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया। लेकिन प्रश्न है कि न्यूनतम कितने सदस्य होंगे आखिर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में। तो न्यूनतम सीएम को मिलाकर कुल 12 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। एक सेक्शन में दिल्ली है जहाँ की 10% हो सकते हैं, जैसे 70 वहाँ की सीट है तो वहाँ पर कुल 7 ही मंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसे आमतौर पर राज्यों में मुख्यमंत्री को मिलाकर न्यूनतम सदस्य जो मंत्रिपरिषद की होनी चाहिए वह 12 होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने विजन आईएएस पीटी 365 इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हमने कुल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आगामी किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।